सोचो, तुम YouTube पर एक मुकबैंग वीडियो देख रहे हो। क्रिएटर एक फ्रेंडली दिखने वाला बंदा है। उसकी आवाज सॉफ्ट है, हमेशा स्माइल करता रहता है और हर तरह के लोकल फूड तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करता है। वो काफी वार्म लगता है, शायद थोड़ा शाई भी। और अगर तुम्हें उसकी वाइब पसंद आए तो चांसेस है कि तुम उसकी और वीडियोस पर क्लिक करोगे, शायद उसके बारे में जानने के लिए सर्च भी करोगे। लेकिन क्या हो अगर उसका नाम सर्च करने के बाद तुम्हें पता चले कि वो कभी इंसानी लाश खाने के जुर्म में जेल जा चुका है। ये सच में हुआ था और ये केस इंडोनेशिया में इंटरनेट के डेली लाइफ का हिस्सा बनने से काफी पहले वायरल हो गया था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अर्ली 2000 में पूरी एक जनरेशन के बच्चों को डरा दिया था। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है, सुमांतो दी कॉर्प्स ईटर। सब कुछ शुरू हुआ 11 जनवरी 2003 को। इंडोनेशिया का मौसम उस दिन बहुत गर्म था। ज्यादातर लोग घर के अंदर ही रह रहे थे, फैंस या आइस टी के साथ ठंडक ढूंढने की कोशिश में। लेकिन पूर्वलिंगा के एक शांत गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सोच के भी रूह कांप जाए। एक कब्र जो सिर्फ 16 घंटे पहले दफन की गई थी, वो पूरी तरह से खुली मिली और अंदर की लाश गायब थी। ये कब्र मिसिस रीना नाम की एक औरत की थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और डिस्टर्ब मिट्टी का एक निशान सीधा उन्हें एक छोटी सी बैम्बू की झोंपड़ी तक ले गया। लोग वहां जमा होने लगे। फिसफिसाहट शुरू हुई। किसी ने उंगली दिखाकर कहा, वो देखो, ये उसकी हड्डियां हैं। और सच में उस झोपड़ी के अंदर जो था वो इंसानी अवशेष लग रहे थे। पुलिस आई और वहां रहने वाले आदमी सुमांतो को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हैंडकफ्स में ले जाया जा रहा था, भीड़ सन्न रह गई। किसी ने वो सवाल पूछा जो सबके दिमाग में था, क्या उसने सच में उसे खा लिया? सोशल मीडिया के बिना भी ये खबर आग की तरह फैल गई। ये कहानी हर जगह थी, लेकिन फिर एक और ट्विस्ट सामने आया। मिसेस रीना उसकी अकेली विक्टिम नहीं थी, तो कौन था सुमांतो? आखिर क्या था जिसने उसे इतना हॉरिफाइंग काम करने पर मजबूर किया? और क्यों इस केस ने पूरे देश पर इतना गहरा असर छोड़ा? सुमांतो का जन्म 3 मार्च 1972 को पूर्वलिंगा सेंट्रल जावा में हुआ था। वो 5 भाई बहन में सबसे बड़ा था। मुलियाती, करियोनो, मरियांती और मुलियांतो। उसका परिवार गांव के ज्यादातर लोगों से फाइनेंशियली बेटर था। उसका घर बड़ा था और बचपन में सुमांतो के पास ऐसे टॉयज और कपड़े थे जो उसके पड़ोसियों के पास नहीं थे। ये दौलत इनहेरिटेड लैंड और प्रॉपर्टी से आई थी। वो पेलुमूटन एलिमेंट्री स्कूल गया और क्लासमेट के बीच सुमन के नाम से जाना जाता था। तब भी लोग नोटिस करते थे कि वो थोड़ा अजीब था, प्रैंक करता था, कभी कभी स्ट्रेंज बिहेव करता था। लेकिन उसके ग्रेड्स ठीक थे और वो आगे बढ़ गया। सुमांतो का सपना था केमांगकोन मिडिल स्कूल जाना, लेकिन उसके टेस्ट स्कोर्स काफी नहीं थे। डिटर्मिन्ड होकर उसने 6th ग्रेड रिपीट किया, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दोबारा देने के लिए। दूसरी बार वो पास हो गया। उसका नया स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। रोज वो पैदल स्कूल जाता था, फिर बकरियां चराता और उनके लिए घास इकट्ठा करता। शाम को लोकल मॉस्क में वो कुरान पढ़ता। टीवी के बिना गांव की जिंदगी सिंपल थी। लोग ट्रैवलिंग आउटडोर सिनेमा या ट्रेडिशनल पपेट शोज, जिसे व्यांग कहते हैं, का इंतजार करते थे। लेकिन जिंदगी जल्दी बदल गई। मिडिल स्कूल के दौरान उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन टूट गई। पहले नए कपड़े अफोर्ड नहीं हुए, फिर खाना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने जानवर, जमीन और फर्नीचर तक बेच दिया। आखिरकार उन्हें छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा और मिडिल स्कूल के 3रे साल में सुमांतो ने अचानक पढ़ाई छोड़ दी। एग्जैक्ट वजह किसी को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर इसका रीजन था। ऑफिशियली उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कैसा बिहेव किया या घर का माहौल कैसा था, इसके डिटेल्स कम हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक घर का एनवायरनमेंट नर्चरिंग बिल्कुल नहीं था। रूरल इंडोनेशिया की कई फैमिलीज की तरह उनका परिवार पुराने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को बहुत ज्यादा मान्यता देता था। इसलिए अगर कोई बच्चा अजीब बिहेव करता या मेंटल स्ट्रेस के साइन दिखाता तो उसे सीरियस इशू नहीं माना जाता था। बस कह दिया जाता था कि बच्चा शरारत कर रहा है। इस तरह सुमांतो एक ऐसी जगह बड़ा हुआ जहां रिसोर्सेज कम थे, स्पोर्ट लगभग ना के बराबर थी और इमोशनल नीड्स को इग्नोर किया जाता था। और ऐसा एनवायरनमेंट गहरा असर छोड़ता है।
स्पेशली जब टीनेज ईयर्स में सब कुछ बिखरने लगे। स्टडीज दिखाती हैं कि जो बच्चे गरीबी, ट्रॉमा या निग्लेक्ट में बड़े होते हैं उनमें अडल्टहुड में मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स का रिस्क ज्यादा होता है। कुछ अग्रेसिव बन जाते हैं, कुछ डिविएंट बिहेवियर में चले जाते हैं। सुमांतो जैसे इंसान के लिए जो पहले ही आइसोलेटेड था, केयर और अंडरस्टैंडिंग की कमी ने सब कुछ और खराब कर दिया। जब तक वो अडल्ट बना तब तक वो नॉर्मल जिंदगी के रास्ते से काफी दूर निकल चुका था। लामपुंग में काम करते वक्त उसकी मुलाकात सुत्रीमा नाम की औरत से हुई। दोनों प्यार में पड़े, शादी की, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली। शादी के बाद सुमांतो में कुछ बदल गया। वो वायलेंट हो गया, जल्दी गुस्सा करने लगा। उसने अपनी वाइफ को मारना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसका डाइवोर्स हुआ। कुछ ही समय बाद 1993 में उसने फिर शादी की, इस बार टूगियन नाम की एक विडो से जो शुगर केन की फैक्ट्री में उसकी कोवर्कर थी। उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम तिथि था, लेकिन फैमिली होने के बाद भी चीजें बेटर नहीं हुई। सुमांतो लंबे समय के लिए गायब हो जाता था, बिना बताए कि कहाँ जा रहा है, और जब घर होता तो वाइफ और बेटी दोनों के साथ अब्यूजिव था। ये साइकिल दोबारा रिपीट हुई। आखिर में ये शादी भी टूट गई। 2003 तक सुमांतो अपने होम टाउन पूर्वलिंगा लौट चुका था। गांव के किनारे एक छोटे से घर में अकेला रह रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से भी बुरी थी। वो चावल तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मीट तो बिल्कुल दूर की बात थी। शायद डेस्परेशन में या शायद कुछ और डार्क इंपल्स के चलते उसने सोचना शुरू किया कि मीट दोबारा खाने का एहसास कैसा होगा। फिर 11 जनवरी को उसने गांव की एक अनाउंसमेंट सुनी। एक बुजुर्ग औरत की डेथ हो गई थी। उसका नाम मिसेस रीना था। वो 81 साल की थी और उसको उसी दिन दफनाया जाना था। तब उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं बॉडी ले जाऊं? क्या हो अगर मैं इसे पकाऊं? उसने गांव के खाली होने का इंतजार किया। दफन करने के 16 घंटे बाद सुमांतो कब्र पर गया। उसने मिट्टी खोदी, बॉडी बाहर निकाली, बैग में डाली और घर ले आया। जो उसने उसके बाद किया वो नाइटमेयर जैसा था। उसने बॉडी के टुकड़े किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर नेकलेस भी बनाया। फिर उसने बॉडी का कुछ हिस्सा नॉर्मल मीट की तरह पका लिया। लेकिन जल्दी ही गांव वालों को पता चल गया। किसी ने नोटिस किया कि कब्र खुदी हुई थी। जब लोगों ने देखा कॉफिन खाली था, एक विलेजर चिल्लाया, मैंने देखा सुमांतो बॉडी ले गया और उसने कुछ पहना हुआ था, औरत के बॉडी पार्ट्स जैसा। पैनिक तुरंत फैल गया। लोग वेपन्स लेकर निकल पड़े जस्ट इन केस। सब सुमांतो के घर की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सूखे खून जैसी रंग की मिट्टी दरवाजे तक जा रही थी। वो अंदर घुस पड़े और जो उन्होंने देखा वो कभी नहीं भूल पाए। फ्लोर पर बिखरी हड्डियां, टेबल पर चावल की प्लेट और उसके साथ कुछ मीट जैसा लग रहा था। सबके दिमाग में एक ही बात थी, उसने उसे खा लिया। उसने सच में मिसेस रीना को खा लिया। गांव वालों ने बिना देरी किए सुमांतो को खींचकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया और वहीं से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ी। सुमांतो से पूछताछ हुई और उसने जो कहा उसने पूरे देश को शॉक कर दिया। शांत मुस्कान के साथ उसने मान लिया, हाँ उसने बॉडी खाई थी। जब पुलिस ने पूछा ह्यूमन मीट का टेस्ट कैसा होता है, सुमांतो ने मुस्कुराया और बोला, बुरा, कुत्तों या चूहों से भी बुरा। बिल्ली का मीट भी इससे बेटर लगता है। ग्रेव रॉबिंग वैसे ही इंडोनेशिया सोसाइटी में एक बहुत बड़ा टैबू है, लेकिन लाश खाना ये लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर था। बाद में उसने कहा कि वो भूखा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुमांतो ने पहले कुछ और क्लेम किया था कि उसने इंसानी मांस स्पिरिचुअल पावर्स पाने के लिए खाया। उसका मानना था कि ह्यूमन फ्लैश खाने से वो ज्यादा पावरफुल, शायद अमर भी बन सकता है। ये बात उसकी मेंटल स्टेट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती थी। पुलिस ने फिर उसके पास्ट पर फोकस किया, ये समझने के लिए कि ये बिलीफ्स आए कहां से। इन्वेस्टिगेशन उन्हें लामपुंग ले गई। उस दौरान जब वो अपनी पहली वाइफ के साथ था, वहां उन्हें तस्लीम मिला, एक सो कॉल्ड लोकल मेंटोर। वो डॉक्टर नहीं था बल्कि एक लोकल डुकुन था, यानी लोकल शेमन, जो स्पिरिचुअल हीलर बन के रहता था। सुमांतो के मुताबिक तस्लीम ने ही उसे ये आइडिया दिया था। उसने कहा था
कि अगर सुमांतो 7 लाशें खा लेगा तो वो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत हासिल कर लेगा, और अगर उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए तो उसे 21 शायद 41 बॉडीज तक कंज्यूम करनी पड़ती। सुमांतो ने 7 का टारगेट चूज किया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को उसके घर से और हड्डियां मिली, जिनमें से कुछ क्लियरली मिसेस रीना की नहीं थी, कुछ फीमेल रिमेन्स थे, जबकि कुछ किसी नॉन विक्टिम से मैच ही नहीं हुए। एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल था कि कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते थे। पुलिस को एक आदमी मिस्ताहम के कपड़े मिले। वो गांव में जाना पहचाना बुजुर्ग मालिश वाला था, जो लोगों के घर में ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के लिए जाता था। लोगों को याद था कि उसे आखिरी बार सुमांतो के घर जाते देखा गया था। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। इसी वजह से काफी लोगों को शक हुआ कि सुमांतो का उसकी डिसअपीयरेंस से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पुलिस को कोई सॉलिड फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। ना उसके कंफर्म्ड रिमेन्स मिले, ना डायरेक्ट विटनेस अकाउंट्स, ना कन्फेशन, सिर्फ कपड़े और अजम्पशन। इसीलिए सस्पिशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सुमांतो पर मर्डर का चार्ज कभी प्रूव नहीं हुआ। असल में उसे किसी मर्डर के लिए कन्विक्ट ही नहीं किया गया। सुमांतो के केस को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज और कल्चरल बिलीव्स कहाँ ओवरलैप करते हैं। इंडोनेशिया में स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशनल बिलीव्स काफी गहरा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। वहाँ मेंटल इलनेस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बीच लाइन काफी ब्लरी हो सकती है। जब कोई स्पिरिचुअल पावर या सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस की बात करता है, उसे हमेशा डिसमिस नहीं किया जाता। कई बार लोग उस पर यकीन करते हैं। सुमांतो के लिए भी ये बिलीफ रियल था, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कहानी में साइकोलॉजिकल इशू का एंगल भी था। अकेलापन, कम एजुकेशन और स्पिरिचुअल टीचिंग के चलते शायद सुमांतो के सोचने समझने की शक्ति पर, यानी दिमागी हालत पर गहरा असर हुआ था। जब ट्रायल शुरू हुआ, उसकी मेंटल हेल्थ केस का सबसे डिबेटेड हिस्सा बन गई। लीगल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और आम पब्लिक सब ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या उसे मेंटली अनफिट माना जाना चाहिए, या वो बस एक ऐसा इंसान था जिसके बिलीफ्स उसे इस अंजाम तक ले गए। साइकेट्रिस्ट ने हर एंगल इवेलुएट किया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि उसे सीरियस मेंटल डिसऑर्डर था, शायद स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस का कोई फॉर्म, जिसकी वजह से उसके लिए रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करना मुश्किल था। आखिर में उसके लॉयर ने पुलिस साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का डायग्नोसिस प्रेजेंट किया, जिसमें कंफर्म हुआ कि सुमांतो को मेंटल कंडीशन थी। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि वो अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लॉयर्स ने यह भी कहा कि सुमांतो ने एक्चुअली किसी का मर्डर नहीं किया, बल्कि मेंटल इंस्टेबिलिटी के चलते एक लाश चुराई थी। उनका कहना था कि उसके एक्शंस किसी निजी दुश्मनी या नफरत की वजह से नहीं थे, बल्कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर उसकी गलत समझ की वजह से थे। चाहे दिमागी बीमारी हो या पुरानी और गलत मान्यताओं पर भरोसा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सुमांतो जेन्युइनली मानता था कि वो कुछ मीनिंगफुल कर रहा है, और हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने कुछ हद तक इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लिया। सुमांतो बार बार कहता रहा कि वो इनोसेंट है। उसने बॉडी लेने की बात एक्सेप्ट की, लेकिन उसे वो गलत नहीं लगा जिस तरह सोसाइटी देख रही थी। 22 जुलाई 2003 को फाइनल सेंटेंस सुनाया गया, 5 साल की जेल, जो प्रोसिक्यूशन की डिमांड से 1 साल कम थी। जज ने मर्डर का कन्विक्शन नहीं दिया क्योंकि एविडेंस नहीं था, लेकिन सुमांतो को ग्रेव डेजिग्रेशन और थेफ्ट के लिए सेंटेंस किया गया। टेक्निकल टर्म्स में लाश चुराने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जहां मिसेस रीना की बॉडी को प्रॉपर्टी माना गया। कोर्ट का ये फैसला काफी कंट्रोवर्शियल था। कई लोग काफी अनकंफर्टेबल थे कि इंसानी शरीर को कानून एक प्रॉपर्टी कैसे मान सकता है। खुद सुमांतो के लॉयर ने भी कंसर्न रेज किया कि एक बॉडी सिर्फ डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो कभी एक लिविंग पर्सन थी और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। कोर्ट ने यह भी एक्नॉलेज किया कि मिसेस रीना शायद उसकी अकेली विक्टिम नहीं थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फॉर्मल चार्जेस फाइल नहीं हुए। यह डिसीजन कई लोगों को डिस्टर्ब छोड़ गया, और जबकि सुमांतो ने अपने एक्शंस का ब्लेम एक शामन के गाइडेंस पर दिया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्लेम एक्नॉलेज भी हुआ, फिर भी तस्लीम के अगेंस्ट कोई मेजर पब्लिक प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड नहीं मिला। एंड में सुमांतो ने पूरे 5 साल सर्व नहीं किया। गुड बिहेवियर और सोसाइटी में फिर से शामिल होने की उसकी चाहत के बेसिस पर उसकी सजा कम कर दी गई।
और वो सिर्फ 3 साल बाद जेल से रिहा हो गया। जेल के दौरान लगता है उसने जेन्युइन पछतावा फील करना शुरू किया। रिहाई के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लिया। शुरुआत अपनी मान्यताओं से की। वो अपने होम टाउन पूर्वलिंगा के एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल अन-नूर में ज्वाइन हुआ। वहां उसने रिलीजन, रिपेंटेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन सीखा। धीरे धीरे लोगों ने उसमें चेंज नोटिस किया। वो पहले से ज्यादा जेंटल, फ्रेंडली और हमेशा स्माइल करने वाला इंसान बन गया। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उसके करीबी रिश्ते बने। ये स्टोरी भी जल्दी फैल गई और लोग उसके केस को एक नए एंगल से देखने लगे। कुछ लोगों ने सिंपैथी भी फील की। क्या सुमांतो वाकई ही वो मॉन्स्टर था जैसा लोग सोचते थे, या वो बस एक भूखा, अकेला और परेशान इंसान था? शायद उसके दिमाग में लाश पवित्र नहीं बल्कि एक छोड़ी हुई चीज की तरह थी। शायद उसने सोचा हो, अगर कीड़े इसे खाने वाले हैं तो मैं क्यों नहीं। समय के साथ लोगों ने केस के एविडेंस पर भी सवाल उठाए। इतने हाई प्रोफाइल क्राइम के बावजूद रियल एविडेंस की फोटोज बहुत कम पब्लिक हुई। पुलिस ने बोन्स और रिमेन्स मिलने का क्लेम किया, लेकिन मोस्टली रीइन्हेंसमेंट फोटोज ही सामने आईं। कुछ लोगों को लगा पुलिस बहुत जल्दी उसके घर तक पहुंच गई, जैसे कहानी में कुछ और भी हो जो छुपाया गया था। थ्योरीज बनी कि शायद सुमांतो किसी और को कवर कर रहा था, शायद वो मैनिपुलेट हुआ था, या शायद सिर्फ भूखा था। सालों बाद प्रिजन ऑफिसर के साथ एक कन्वर्सेशन में सुमांतो ने रिपोर्टेडली एडमिट किया, मैं भूखा था, दूसरे लोग मीट खा रहे थे और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर किसी की मौत हुई और मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिलीज के बाद कुछ इंटरव्यूज में सुमांतो ने क्लेम किया कि उसने 2 लोगों को मारा भी था, एक कोवर्कर और दूसरा कोई जो उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को उसने जिमात यानी चार्म के रूप में रखा। इससे उसकी स्टोरी और कंफ्यूजिंग हो गई। ट्रायल के दौरान वो कहता रहा कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन बाद के इंटरव्यूज में उसने हिंट दिया कि कहानी और डार्क हो सकती है। प्रॉब्लम ये थी कि इन क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए कोई फोरेंसिक प्रूफ नहीं था, ना मर्डर चार्जेस, ना कॉन्क्रीट एविडेंस। स्टोरी के बार बार बदलने से सच और धुंधला हो गया। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पहले ही सजेस्ट कर चुके थे कि शायद सुमांतो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर करता है। अगर ऐसा था तो मुमकिन है कि उसकी रियलिटी खुद अनस्टेबल हो। आज के टाइम में सुमांतो पूरी तरह ऑब्सक्योरिटी में नहीं जी रहा। कई सालों तक लो प्रोफाइल रहने के बाद वो धीरे धीरे पब्लिक लाइफ में वापस आया और काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। उसे एक लोकल इवेंट में बुलाया गया जिसका थीम था कैनिबल के पीछे भागने वाली रेस। इसी पीरियड के आसपास उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, सुमांतो ऑफिशियल। यहाँ वो अपनी डेली लाइफ, मोटिवेशनल पोस्ट्स और मुकबैंग वीडियोस शेयर करता है। हाँ, मुकबैंग वीडियोस जो उसके पास्ट को देखते हुए काफी अनसेटलिंग लगता है। उसने साथे खाते हुए अपना एक वीडियो अपलोड किया जो ओवरनाइट वायरल हो गया। धीरे धीरे सुमांतो ने मुकबैंग कंटेंट क्रिएटर के रूप में एक नई पहचान बनाई। अब उसका चेहरा फिर पब्लिक है, लेकिन इस बार पुलिस रिपोर्ट्स के साथ नहीं बल्कि फूड्स और फॉलोअर्स के साथ। कई लोग जेन्युइनली सरप्राइज हुए। एक वक्त का डरावना इंसान अब कैमरा के सामने स्माइल करते हुए, साथे खाते हुए और ग्रेटिट्यूड की बातें करते हुए दिखता है। कुछ लोगों के लिए ये इंस्पायरिंग था। उनका मानना था कि उसने अपनी सजा काट ली, खुद को बदलने की कोशिश की और अब नई जिंदगी बना रहा है। लोग कहते हैं कि हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन सब इतने श्योर नहीं हैं। स्केप्टिकल कमेंट्स आज भी आते हैं। कुछ यूजर्स उसके खाने पर सरकास्टिक रिमार्क्स करते हैं, उसके पास्ट को याद दिलाते हैं। रिहैबिलिटेशन और अनफॉरगिवेबल पास्ट के बीच एक क्लियर टेंशन है। क्या इतना डार्क हिस्ट्री वाला इंसान एंटरटेनर बन सकता है? क्या लोग उसे देखकर जेन्युइनली सपोर्ट कर सकते हैं? उसके पास्ट को कभी भुलाया नहीं जाएगा, लेकिन उसकी स्टोरी ने मेंटल हेल्थ को लेकर एक बड़ी कन्वर्सेशन शुरू की है, स्पेशली रूरल इंडोनेशिया में, जहां पहले ऐसे टॉपिक ओपनली डिस्कस नहीं होते थे। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इस केस पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताओ। और आज के लिए बस इतना ही।